की क्लास में हम मूसा का वर्णन करेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में सत्तोपातन का अध्ययन किया था और मैंने बताया था कि जब भी हम सत्तोपातन करते हैं तो हम मूसा का उपयोग करते हैं, और अगर हम पुट प्रदान करते हैं तो हम सराव का उपयोग करते हैं। तो सत्तोपातन की क्रिया में भस्म निर्माण की अपेक्षा अग्नि ज़्यादा दी जाती है या तीव्र अग्नि दी जाती है, इसीलिए वहाँ पर हमें ऐसे पात्र की आवश्यकता होती है जो ज़्यादा टेम्परेचर सह सके। इसीलिए हमारे आचार्यों ने मूसा का वर्णन किया है। आधुनिक समय में मूसा के स्थान पर हम क्रूसिबल्स का उपयोग करते हैं, तो इसीलिए मूसा प्रकरण को हम कहीं ना कहीं क्रूसिबल भी बोल सकते हैं। कि अभी के समय में प्रचलित, आपको अगर किसी को बताना है कि मूसा क्या है तो आप बता सकते हैं कि जो अभी क्रूसिबल अवेलेबल होते हैं, जिनका उपयोग हम ऑफल फर्नेस में करते हैं, पोर्सिलीन के या ग्रेनाइट के आते हैं, उन्हें हम मूसा कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूसा की परिभाषा। तो रसरत्न समुच्चय ने अपने 10वें अध्याय में बताया है, मुष्णाति दोषान मूषयान सा मूषा इति निगद्यते। यह मूषयान शब्द से अर्थ है हमारा हटाने योग्य या अवांछित। किसी भी द्रव्य में जो हटाने योग्य या अवांछित दोष पाए जाते हैं, उनको जो दूर कर देता है या नष्ट कर देता है, उसे मूसा कहते हैं। रसतरंगिणी ने भी सेम डेफिनेशन बताई है, लेकिन उन्होंने मूसा को एक पात्र की तरह वर्णन किया है कि मुष्णाति दोषान यस्मात् सा तस्माद् मूसा प्रकीर्तिते, अर्थात जिसके द्वारा दोषों का नाश किया जाता है उस पात्र विशेष को हम मूसा कहते हैं। इसके अलावा हमारे जो ग्रंथ हैं, हमें उनमें मूसा के कई पर्याय दिखते हैं। मूसा के स्थान पर कई अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जैसे क्रौंचिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी और वहनी मित्र। इसमें क्रौंचिका और करहाटिका प्राप्ति स्थान के आधार पर बताए गए हैं। जैसे जब हम मूसा का निर्माण पढ़ेंगे तो मूसा के निर्माण पे सबसे मुख्य जो होता है वो मिट्टी होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जब क्रौंच नामक पहाड़ होता है, वहाँ की मिट्टी का उपयोग करके मूसा का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे क्रौंचिका कहते हैं। कहीं कहीं वर्णन है कि करहाट नामक देश से मिट्टी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए करहाटिका कहते हैं। कुमुदी, जैसे कुमुद का जो फूल होता है, इसकी जो आकृति होती है वो दिखने में मूसे की तरह, प्याले की तरह आकृति होती है, इसीलिए इसे कुमुदी भी कहते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग पकाने के लिए किया जाता है, किसी भी द्रव्य का पाक करने के लिए, पिघलाने के लिए, यानी अग्नि संपर्क के द्वारा इसमें जो क्रिया है उस औषध में होती है, इसीलिए इसे पाचनी भी कहते हैं। वहनी मित्र, वहनी मीन्स अग्नि और मित्र मतलब साथी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद भी ये इसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे वहनी मित्र कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि मूसा को बनाने का प्रयोजन क्या है। तो हम किसी भी औषध द्रव्य को पाक करते समय हम उसे डायरेक्ट अग्नि के संपर्क में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हम मूसा में रख करके उन्हें अग्नि प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर हम पात्र का उपयोग ना करके डायरेक्ट सत्तोपातन करें तो इसमें सत्व के साथ साथ उसमें कुछ अपद्रव्य भी मिश्रित हो जाएंगे, इसीलिए मूसा का निर्माण किया जाता है। तीसरा, पात्र को अग्नि सह बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि पुट में हम सराव यूज़ करते हैं, लेकिन सराव इतने समर्थ नहीं होते हैं कि सत्तोपातन के लिए दी जाने वाली अग्नि को सह सके, वो विकृत हो जाते हैं या टूट जाते हैं, इसीलिए मूसा का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीव्र से तीव्र अग्नि पे भी विकृत नहीं होते हैं। अगर हम मूसा के कार्य देखें तो मूसा के सबसे मेन काम अगर आपको पूछा जा रहा है तो आपको बताना है कि सत्तोपातन के लिए हम मूसा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें धातुएं पिघलाई जाती हैं, धातुओं की भस्म बनाई जाती है। इसके अलावा भस्म परीक्षा निरुद्ध है, अपुनर्भव है, इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं मूसा के प्रयोग का वर्णन है। इसके अलावा मिश्रित धातुएं, दो धातुएं अगर आपस में मिल गई हैं तो उनको पिघला करके जो पहले पिघल जाए उसको अलग कर देते हैं। इसके अलावा मूसा की क्वालिटी बताने के लिए कहा गया है कि कठिन से कठिन वज्र, यानी वज्र यानी हीरा, हीरा जो सबसे कठोर होता है उसे भी ये द्रवित कर देती है। इसके अलावा कुछ विशेष मूसाएं होती हैं जो धातुओं के गुणों की वृद्धि करती है। अगर मूसा की बात करें तो मूसा के निर्माण में मेन दो चीज़ें होती हैं, मिट्टी और लोहा।
मृत्तिका जो होती है वो हमको आकार देने के लिए हेल्प करती है, और लोह जो है इसको मजबूत और अग्निसह बनाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी संहिताओं में मिट्टी के लिए भी बताया गया है कि हर मिट्टी से हम मूसा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रसरत्न समुच्चय ने बताया कि दो ही घटक जरूरी है, मेन है मिट्टी और लोहा। लेकिन आगे जब हम प्रयोग बदलते जाएंगे या फिर हमारे द्रव्य बदलते जाते हैं या पर्पस बदलते जाता है तो इसके घटक द्रव्य चेंज होते हैं। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि मुख्य कौन सा द्रव्य यूज़ होता है तो मृत्तिका और लोह। इसमें भी जो मिट्टी हम यूज़ करते हैं उसकी कुछ क्वालिटी बताई गई है कि ये पांडुर होनी चाहिए, स्थूल, एकदम फाइन चिकनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, असरकरा, इसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए। अगर कंकड़ होंगे तो जब आप इसको आकार देंगे तो ये खुरदुरी बनेगी। इसके अलावा तीव्र अग्निसह, सबसे इसका मेन गुण है कि तीव्र अग्निसह, जिसके लिए शब्द आया है चिर आधमान सहा, यानी देर तक ये अग्नि को सहन कर सके। इसके बाद आप देखेंगे कि मूसा जो होते हैं उसके बहुत सारे प्रकार हमारी संहिताओं में बताए गए हैं। लेकिन ये भी कहा गया है, आप अगर अनुक्त वर्णन पढ़ेंगे कि जहाँ पर सिर्फ मूसा शब्द दिया है वहाँ पर हमें सामान्य मूसा का उपयोग करना है। इसके अलावा बाकी जगह कार्य विशेष के लिए विशेष मूसा का वर्णन किया गया है। तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि सामान्य मूसा किसे कहते हैं और इसके निर्माण में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिस प्रकार से यंत्र प्रकरण में कहा था कि हम जब भी यंत्र का वर्णन करते हैं तो हमें यंत्र का परिचय, उसका चित्र और उसका उपयोग पता रहना चाहिए, उसी प्रकार से मूसा का भी वर्णन करते समय हमें उस मूसा के बारे में पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले सामान्य मूसा। तो सामान्य मूसा का अगर हम घटक द्रव्य देखते हैं तो इसमें जला हुआ तुष एक भाग, सन के रेशे एक भाग, कोयला एक भाग, घोड़े की लीद एक भाग और मिट्टी जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है 4 भाग आता है। तो इन सारे चीज़ों को आपस में मिलाना है, अच्छे से कूटना है, और जब ये मिट्टी के साथ ये सारे द्रव्य एकमय हो जाते हैं, आपस में अच्छी तरह से मिल जाते हैं, तब आप लोग जैसा डायग्राम में देख रहे हैं प्याले नुमा या कप के आकार का हम इसको मूसा बनाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे मूसा में आपको एक बाहर निकली हुई रचना दिख रही है, जैसा हम कप में या फिर किसी भी तेल डालने वाले मशीन में या पालिका यंत्र में देखते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि धातुएं जब पिघलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसमें जब धातुएं पिघल जाए या जिसका भी हमें सत्तुपातन करना है वो पिघल जाए या कुछ लक्षण दिखे तो इसको हमको ढालने में आसानी हो। तो ये सामान्य मूसा है। शास्त्र में जहाँ भी कहीं मूसा का नाम नहीं लिया गया है वहाँ पे सामान्य मूसा का यूज़ करना है। सामान्य मूसा में लोहे का उपयोग नहीं है। यहाँ पे जो तुष है, सण के रेशे हैं, कोयला है, घोड़े की लीद है, यही बाइंडिंग एजेंट का काम करता है और मिट्टी को बांधे रखता है और हाई टेम्परेचर में भी इसको टूटने से बचाता है। इसके बाद आती है वज्र मूसा। जब हम मूसा पढ़ते हैं तो मूसा का एक और मेन पार्ट होता है पिधान। पिधान का मतलब होता है ढक्कन। ठीक है, तो मूसा में आपको बताया मैंने एक रचना बनी होती है जिससे मूसा को ढालने में आसानी होती है। उसी प्रकार से पिधान में भी आपको सिरा दिख रही होगी, एक उभरी हुई रचना दिख रही होगी। तो पिधान को बंद करने या खोलने के लिए, पकड़ने के लिए हमको ये रचना बनाई रहती है। तो जो वज्र मूसा, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, वज्र मतलब कठोर, सबसे कठोर मूसा। तो इसमें हम मिट्टी 3 भाग लेते हैं, सण के तंतु, घोड़े की लीद, दग्ध तुष। जो जो इंग्रेडिएंट सामान्य मूसा में थे वो सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पर है, पर उसके अलावा यहाँ पर खड़िया मिट्टी और लोह किट। लोह किट आप पढ़ेंगे तो मंडूर को हम लोह किट कहते हैं। तो यहाँ पर आधा भाग हम लोह किट डालते हैं और पुनः इन सबको, इसकी प्रोसेस सारा है। आपको अगर घटक द्रव्य पता है तो इन सारे ड्रग को लेकर के इमाम दस्ते में डालकर एक साथ कूटते हैं और जब ये आपस में मिल कर के मूसा बनाने योग्य हो जाते हैं तब इन्हें जिस आवश्यकता के अनुसार या जिस आकार की मूसा बनानी है वैसी मूसा बना करके इसे अग्नि में पका देते हैं। इसका उपयोग, जैसे कि इसका नाम है वज्र मूसा,
जितने भी कठिन द्रव्य हैं, हीरा, अभ्रक, मोती, इन सभी के सत्तुपातन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा कई धातुओं को पिघलाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल रचना क्या दिख रही है? पिधान। रचना आपको डायग्राम सेम दिख रहा है, लेकिन घटक द्रव्य आपको बताएंगे कि ये जो मूसा होती है ये ज़्यादा टेम्परेचर सह सकती है, क्योंकि इसमें खड़िया मिट्टी अगर आप देखेंगे तो सुधा वर्ग का ड्रग से में आपको खड़िया मिट्टी का वर्णन मिलेगा। कैल्शियम जो कि हार्डनेस देता है, और लोह किट जो हाई टेम्परेचर सहने के लिए रखता है। इसके अलावा इसमें पिधान रखने से बाहर से कोई भी द्रव्य इसके अंदर नहीं आ पाता है और ना ही हमारा ड्रग बाहर जा पाता है। एक हमने देखी सामान्य मूसा और दूसरी हमने देखी वज्र मूसा जो कठिन द्रव्यों के लिए लेते हैं। इसके बाद आता है पक्व मूसा। पक्व मूसा जो होता है ये छोटे घड़े के आकार का होता है और इसके जो घटक द्रव्य होते हैं वो सामान्य मूसा के समान होते हैं। इसका जो प्रयोग होता है पोटली रस को पकाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आती है गोस्तनी मूसा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका जो आकार होता है वो गाय के स्तन या थन की तरह होता है, इसीलिए इसे गोस्तनी मूसा कहा जाता है। ये गोल और लंबी मूसा होती है और इसकी जो पिधान या ढक्कन होता है उसमें शिखा होती है, यानी चोटी की तरह आपको रचना मिलती है। इसको हम गोस्तनी मूसा कहते हैं। इस गोस्तनी मूसा में अगर हम देखें तो इसके निर्माण के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। सण और तंतु जो पहले बताए गए थे वो तो कॉमन है। इसके अलावा इसके निर्माण में तालाब का गारा, तालाब का जो पंख या कीचड़ होता है उसको लिया जाता है। इसके अलावा इसमें बाइंडिंग एजेंट के लिए, इनको आपस में मिला करके बांधने के लिए महिषी का दूध, भैंसी के दूध का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि महिषी का दूध जो होता है ये बहुत गुरु होता है और स्निग्ध होता है। इसमें जो बांधने की शक्ति होती है, मिट्टी को आपस में चिपकाए रखने की जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें भूनाग सत्व, भूनाग मतलब होता है केंचुआ। जब आप शस्यक का प्रकरण पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि भूनाग और मयूर पिच्छ में भी कुछ मात्रा में कॉपर पाया जाता है। तो यहाँ पर भूनाग का जो सत्व होता है उसका प्रयोग लोहे की तरह मूसा को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें सण के राख, भूसी की राख, काली मिट्टी, भूनाग सत्व, तालाब का गारा और इन सब को बांधने के लिए आवश्यकता अनुसार महिषी के दूध की आवश्यकता होती है। इसका जो प्रयोग होता है सत्वों को शुद्ध करने के लिए या सत्वों को द्रवित करने के लिए किया जाता है। जो सत्व हमको मिलते हैं वो कभी कभी इम्प्योरिटी के साथ चिपक जाते हैं, तो उन्हें फिर से पिघला करके अलग किया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि सत्व को ये पहले द्रवित करता है और जब इसको हम दूसरे पात्र में एकत्र करते हैं तो इसमें जो भी अशुद्धि होती है वो दूर हो जाती है। इसके बाद जो मूसा आता है उसे वृंताक मूसा कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये बैगन की तरह रचना का दिख रहा है हम लोगों को, इसीलिए इसे वृंताक कहते हैं। अंतर बस इतना है कि जो वृंताक या बैगन का जो कैप रहता है वो सीधा रहता है, वो इसमें उल्टा हो जाता है और ये ऊपर में हमको धतूरे की फूल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो वृंताक की तरह रचना के कारण या लंबा वृंत होने के कारण इसे वृंताक मूसा कहते हैं। इसमें 12 अंगुल की, ये जो आपको लंबी सी नली दिख रही है ये लगभग 12 अंगुल की होती है और इसके ऊपर में धतूरे के फूल के समान चौड़ी एक रचना पाई जाती है, जिससे हम इसमें औषधि डालते हैं और इसे संधि बंधन करते हैं। ठीक, इसके जो घटक द्रव्य होते हैं वो आगे हम वज्र द्रावणी मूसा देखेंगे उसके अनुसार होते हैं। इसका जो उपयोग होता है मृदु द्रव्यों के सत्वपातन के लिए किया जाता है। इसके बाद आती है महामूसा। जैसे कि इसका नाम है महा, आकार में बहुत बड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम महामूसा रखा गया है। तो जिस भी मूसा का जो तल भाग है, अगर आप इसके तल भागों को देखेंगे और आप अपनी कोहनी को मोड़ेंगे तो जिस तरह की रचना आपकी कोहनी के पास बन रही है वैसे ही रचना इसमें बनती है।
ठीक है, जिस मूसा का तल भाग कर्पूर संधि के समान छोटा और नुकीला होता है और ऊपर अगर हम जाते जाएंगे तो बड़ा होते जाता है, इसे महामूसा कहते हैं। इसका निर्माण सिर्फ साधारण मिट्टी के द्वारा किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है लोहे, खनिज, अभ्रक, स्वर्णमाक्षिक के सत्तुपातन हेतु होता है। कड़े पदार्थों का पुटपाक इसमें किया जाता है। इसके अलावा लौह और सत्वों के द्रावण में भी हम महामूसा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो मूसा है इसे मूसल मूसा कहते हैं। आपको देखने में लगेगा कि ये तो इमाम दस्ते की तरह दिख रही है, लेकिन इसकी जो आकृति है वो सिर्फ 2 अंगुल होती है चौड़ी और 8 अंगुल लंबी होती है। ठीक है, तो ये दिखने में मूसल की तरह दिखता है, इसीलिए इसे मूसल मूसा कहते हैं। बस अंतर इतना है कि ये तल में चपटा होता है। इसका जो उपयोग है ये चक्रबद्ध पारद के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा और मूसाएं हैं, जैसे सबसे मेन जो मूसा है वो है वज्र द्रावणी मूसा। वज्र द्रावणी मूसा जो होती है, जैसे कि इसके नाम में है वज्र, हीरा, द्रावण मतलब पिघलाने वाली, हीरे को पिघलाने वाली मूसा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने जो गोस्तनी मूसा के घटक देखे थे, तालाब का घारा, भूनाक धौत या भूनाक सत्व, दग्ध तुष, क्षण, मिट्टी और माहिसी का दूध, ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है कि ये वज्र का द्रावण करती है, तो इसमें मत्कुट का रक्त, मत्कुट का मतलब होता है खटमल का रक्त, सुगंधबाला का क्वाथ, नागरमोथा का क्वाथ और आकाश बेल का क्वाथ, ये सारी चीज़ें भी डलती हैं जो इसमें बाइंडिंग के लिए काम करती हैं। इसीलिए ये जो होता है बहुत अधिक अग्नि को सह सकता है और इसका उपयोग हम वज्र द्रावण के लिए करते हैं, अर्थात हीरे को द्रवित करने के लिए। ये जो मूसा होती है ये 4 प्रहर तक यानी 12 घंटे तक कड़ी आंच को सह सकता है, इसीलिए ये वज्र द्रावणी मूसा कहलाता है। इसके अलावा गार मूसा है। गार मैंने आप लोगों को बताया था, तालाब का जो कीचड़ या पंक आप लोग देखेंगे वो बहुत चिकना रहता है, तो इस गार मूसा में तालाब के गार की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सामान्य मूसा के घटक द्रव्य होते हैं, इसमें लोह किट, मंडूर डला हुआ रहता है और इन सबको बांधने के लिए दूध डला हुआ रहता है। महिषी दूध मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ दूध डला रहता है। तो इस तरह से गार मूसा में सबसे ज़्यादा मात्रा में तालाब का गार या पंख होता है, इसीलिए इसे गार मूसा कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है धातुओं को पिघलाने के, ढालने के काम में किया जाता है। इसके बाद योग मूसा। आपको लगेगा कि बाकी के हमने डायग्राम नहीं दिखाए हैं, तो मूसा का जो डायग्राम है, आपने जो सामान्य मूसा का चित्र देखा है उसी चित्र को आप बना करके मूसा का चित्र बता सकते हैं। उसके बाद योग मूसा। योग मूसा में भी कुछ विशेष नहीं है, इसमें वल्मीक की मिट्टी, जो दीमक का घर होता है उसकी मिट्टी का उपयोग करते हैं। और विड द्रव्य, जब आप लोग पारद के संस्कार पढ़ेंगे या पारद के बारे में पढ़ेंगे या परिभाषा प्रकरण में आपने विड वर्ग पढ़ा होगा, तो विड वर्ग में सैंधव लवण, क्षार द्रव्य या कुछ प्राणियों के सकृद आते हैं, तो उनमें से किसी एक विड का उपयोग करते हैं और बाकी द्रव्य जो सामान्य मूसा बनाने के लिए उपयोग करते हैं उन्हीं को प्रयोग किया जाता है। और ये जो योग मूसा होती है इसका उपयोग हम लोग सत्तुपातन के लिए, और इसके अलावा इस मूसा में सिद्ध पारद विशेष गुणकारी होता है। मूसा के प्रयोग में बताया था कि कुछ जो मूसाएं होती हैं वो गुणों की वृद्धि करती हैं, तो ये जो मूसा होती है ये गुण की वृद्धि करती है। इसके अलावा वर मूसा भी सत्तुपातन के लिए यूज़ होती है, ये 1 प्रहर तक तीव्र अग्नि सह सकती है। वर्ण मूसा, वर्ण शब्द से आप समझ रहे हैं कलर, तो ये जो मूसा होती है इसके निर्माण के लिए मुख्य रूप से रक्त वर्ग के द्रव्यों का उपयोग करते हैं। मिट्टी भी लाल होती है, रक्त वर्ग की औषधि का क्वाथ होता है, कासीस डलती है और फिटकिरी डलती है, तो रेड कलर की चीज़ें होती हैं और इस कलर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। तो इससे जो मूसा बनती है वो कलरफुल बनती है, इसीलिए इसे वर्ण मूसा कहा जाता है।
इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका उपयोग लोहतीकरण के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्ल मूसा। मल्ल मूसा जो है, दो सेम आकार के प्यालों को या सराओं को जोड़ दिया जाता है और बीच में मेडिसिन का पाक किया जाता है, या आप दो किन्हीं गोल मूसाओं को आपस में जोड़ दें तो उसे मल्ल मूसा कहते हैं। सेम गोल मूसा, बिना मुंह की जो मूसा होती है गोल शेप की, इसमें मेडिसिन को पहले से भर दिया जाता है और इसको दोनों साइड से जोड़ करके इस प्रकार संधि बंधन कर देते हैं कि ये हमें राउंड शेप की दिखती है। इसका उपयोग औषध के पुटपाक में होता है। इसके अलावा मंडूक मूसा। मंडूक मूसा दिखने में मेढक के आकार की होती है, इसीलिए दो बीच से चौड़ी होती है और दोनों तरफ सकरी होती है, तो इस बेसिस पे इसको मंडूक कहा जा रहा है। तो ये मंडूक की तरह है, मतलब बीच में चौड़ी और दोनों तरफ पतली, इसीलिए इसे मंडूक मूसा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको मूसा प्रकरण जानना जरूरी है कि कौन कौन सी मूसा होती हैं। उसमें भी विशेष रूप से सामान्य मूसा के क्या इंग्रेडिएंट है, वज्रद्रावणी मूसा के क्या इंग्रेडिएंट है, गार मूसा के क्या इंग्रेडिएंट है और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। मुख्य रूप से तो इनका उपयोग हम सत्तुपातन के लिए करते हैं, लेकिन कुछ मूसाओं को आप देखेंगे जो कम टेम्परेचर सहती हैं, उनका उपयोग हम द्रावण के लिए करते हैं या सत्तुओं के शोधन के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ मूसाएं हैं जो गुणों की वृद्धि करती हैं और कुछ मूसाएं हैं जो टेम्परेचर कम सहती हैं, उनका उपयोग हम कर सकते हैं कि भस्म की परीक्षा के लिए। आधुनिक समय में मैंने आपको बताया कि मूसा के स्थान पर हम किसका उपयोग करते हैं, क्रूसिबल का। ये जो क्रूसिबल होते हैं या तो सिलिका के बने होते हैं या ग्रेफाइट के होते हैं या पोर्सिलिन चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं, लेकिन चीनी मिट्टी के जो पोर्सिलिन होंगे वो सिर्फ टेस्टिंग परीक्षण के पर्पस से हम यूज़ कर पाते हैं। तो आज की क्लास पे इतना ही। थैंक यू।